भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग का बाजार 67 लाख करोड़ के करीब हो सकता है। अगले कुछ वर्षों में यानी 2030 तक 3 करोड़ 12 लाख सस्ते घरों की मांग बनती हुई दिख रही है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कि मोदी सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रही है, पहली बार घर खरीदने वालों और सस्ते घरों का निर्माण करने वाले दोनों को तमाम तरह के इंसेंटिव और छूट देती रही है। लेकिन फिर भी अफोर्डेबल हाउसिंग में एक विचित्र तस्वीर देखने को मिली है कि मांग बंपर है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट लगातार घटते जा रहे हैं और घटती जा रही है इनकी बिक्री भी। तो किन फैक्टर्स की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग में ये जबरदस्त डिमांड दिख रही है? क्या चुनौतियां हैं? ओवरऑल देश में अफोर्डेबल हाउसिंग की क्या स्थिति है? इस पर नाइट फ्रैंक इंडिया ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया। गुलाम सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि रिपोर्ट की बारीकियां क्या हैं, अभी अफोर्डेबल हाउसिंग के बाजार की क्या स्थिति है और आगे किस तरह की डिमांड दिख रही है? जब हम रियल एस्टेट की तरफ देखते हैं, उम्मन जो दिखाई देता है रियल एस्टेट, वो सिर्फ शानदार लग्जरी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं। लेकिन वो इमारतें जो सारे मुल्क के सारे मध्य और लोअर वर्ग वाले लोगों को केटर कर रहा है, वो उम्मन उस पर कोई जिक्र नहीं होता। आज इस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने इसी सारे एंगल्स पर गौर किया है, इसी जावियों पर हमने नजर डाली है कि क्या कारण है। पहली चीज तो ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का पिछले कुछ सालों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस होता दिख रहा था, वो पिछले 2-3 साल में इसमें गिरावट आई है। उसकी क्या वजूहात है, उस पर हमने नजर डाली है। और उसके बाद हमने इस पर भी गौर किया है कि अगले चंद साल, क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा आज महत्व रखती है और सारी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए उभरता जा रहा है। जो किसी जमाने में चाइना +1 की बात चल रही थी, आज वो होती हुई दिख रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग के चलते और उसके अलावा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे मुल्क की, जो इस समय 3.5 ट्रिलियन US डॉलर के आसपास, उसको बढ़ते हुए हम 7.5 या 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनकर उभरते हुए जब हम देख रहे हैं, तो उसका असर सारे इकोनॉमी के साथ साथ हाउसिंग पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे ग्रोथ होगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग से अगर आपको जॉब मिल रही है, तो जाहिर सी बात है आप उन जगहों पर जाओगे जहां पर इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं और वहां पर फिर नए डिमांड हाउसिंग के क्रिएट होंगे। गुलाम सर, बिल्डर्स का फोकस एक बार फिर लग्जरी हाउसिंग में शिफ्ट हो गया है। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा कि अफोर्डेबल हाउसिंग में नए लॉन्च और बिक्री दोनों घटे हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक और सस्ते घरों की कमी है, दूसरी तरफ बंपर मांग है और तीसरी तरफ बिल्डरों की प्राथमिकता में सस्ते घर नहीं है? देखिए, पहली चीज तो ये समझना आवश्यक है कि डेवलपर्स सिर्फ प्रॉफिट के लिए डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वो चैरिटी के लिए नहीं काम कर रहे हैं। उनके लिए एक बिजनेस है, उनके लिए कॉमर्स का एक साधन है, इसलिए वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब आप ये समझें कि अगर आपका फोकस, आपका सारा दारोमदार बिजनेस का प्रॉफिट पर बन रहा है, डेवलपर आज लग्जरी हाउसिंग की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वहां पर उनके लिए आसानी से मकान बिक रहे हैं और वहां पर उनके प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है और रेवेन्यू, एक एक मकान इतनी बड़ी बड़ी कीमतों पर बिक रहा है और इस वजह से उनका ओवरऑल ग्रोथ, उनका बिजनेस मॉडल ऑटोमेटिकली लग्जरी हाउसिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब इसमें जो चीज मार खा रही है, वो जाहिर सी बात है अफोर्डेबल हाउसिंग है। अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ एक दोहरी मार पड़ी है इस पर। अगर हम कोविड के दौरान में चले, पिछले थोड़ा पीछे प्रस्थान करें, जब कोविड के बाद सबसे ज्यादा मार जो पड़ी थी, वो लोएस्ट, जो सबसे निचला तबका है, निचले स्तर के लोग हैं, उन पर कोविड के कारण सबसे ज्यादा मार पड़ी थी। और उसके बाद जैसे जैसे उनकी आमदनी घटी, उसी के साथ साथ तकरीबन साथ ही साथ 2021-2022 के दौरान जो होम लोन के इंटरेस्ट की जो दरें हैं, वो बढ़ना शुरू हो गई। जो उस समय कोविड के समय शायद ये 6.25% पर होम लोन अवेलेबल था, आज ये 9.5 तक चला गया है। तो ये तकरीबन 50% इंक्रीज जो कुछ हुआ है, इसकी भी मार सबसे ज्यादा अफोर्डेबल तबके पर पड़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले वाली थी, वो अपने अंत को पहुंच चुकी थी और उसके बाद तकरीबन 1.5 साल तक जो नई प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है, 2.0 हम जिसे कह रहे हैं, उसमें तकरीबन 1.5 साल का गैप आया। आज वो प्रधानमंत्री आवास योजना का 2.0 जो है वो तैयार है और उसके अंतर्गत SLCC के ही मानंद, जैसे होम लोन के दरों पर जो एक रियायत, एक कमी इंटरेस्ट रेट पर जो लोगों को होम लोन अवेलेबल कराया जा रहा था, वो अब दोबारा शुरू हुआ है। तो इसके चलते वाइल आगे जाके ग्रोथ होगी, लेकिन जो बीच में का जो 1.5-2 साल का वक्त गुजरा है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलों वाला रहा है।
गुलाम सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जबरदस्त इसमें डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन चुनौतियां क्या देख रहे हैं आप इसके पूरा होने में? इसमें सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे दिखाई दे रही है वो है जो सबसे निचली स्तर की जो हमारी आबादी है, जो हमारे लोग हैं, उनके लिए हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज अब भी बना हुआ है, बरकरार है। क्योंकि ये वो लोग हैं, जैसे आप मान ले कोई किसान हो या कोई अगर शहर की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर कोई सब्जी बेचने वाला हो या कोई इस्त्री करने वाला हो या कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, इन लोगों के लिए खास तौर से एक रेगुलर इनकम का साधन ना होने के कारण उनके लिए होम लोन अपने आप में एक बड़ा मसला बन जाता है, चिंताजनक बात बन जाती है। सबसे नीचे वाली ईडब्ल्यूएस की जहां पर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास के मकानों की जरूरत है अगले 6 सालों में, उसके बरखिलाफ जो LIG वाले हैं वहां पर तकरीबन 70 लाख ही मकानों की जरूरत है। तो ये जो दो तबके हैं, इनको मेन स्ट्रीम में लाना और जो खास तौर से होम लोन एजेंसीज हैं, चाहे वो बड़े बड़े HFCs हैं, होम फाइनेंस कंपनी है, इन सब के लिए एक स्कीम बनाकर कि वो ऐसे लोगों को जो जिनको होम लोन की जरूरत है लेकिन उनके पास कागजात मुकम्मल नहीं है, उन पर ज्यादा तवज्जो देके उनको होम लोन दिया जाए। बिल्कुल, अफोर्डेबल हाउसिंग में भारी संभावनाएं बनती दिख रही हैं। तमाम फैक्टर्स हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन डेवलपर्स लग्जरी के आगे इस सेगमेंट को कितनी प्राथमिकता देंगे, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गुलाम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।